नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 6th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि 7th क्लास ज्योग्राफी के पूरे 9 चैप्टर हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने, और उनको मैंने प्ले लिस्ट में डाला है, आप जाकर देख सकते हो। और अगर आप कहोगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो हम टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, और टॉपिक है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की क्या क्या गति है उनके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति है। पृथ्वी में 2 प्रकार की गति होती है। कौन कौन सी होती है? घूर्णन होती है, एक परिक्रमण होती है। घूर्णन है पृथ्वी अपने अक्ष में जो घूमती है। घूमती किधर है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। जो अपने अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी खुद घूमती है, उसको हम घूर्णन कहते हैं। और जो सूरज है, ये सूरज ये होगा, इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, उस चक्कर को कहते हैं हम परिक्रमण। समझ में आ गया? जो अपनी जगह पर घूमती है उसे तो हम कहते हैं घूर्णन, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल से देखेंगे इनके बारे में। देखो, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो इसका अक्ष हमने मान रखा है, ये काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये देखो, यहाँ पर ये हमारी उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर ये दक्षिण ध्रुव है। यहाँ ये इस तरीके से झुकी हुई है 23.5। कितनी झुकी हुई है? 23.5। तो जब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण ये बनाती है 66.5 का कोण। कितने का बनाती है? 66.5 का कोण बनाती है। और इसी को पृथ्वी का कक्षीय समतल कहते हैं। आ गया समझ में? आगे देख लेते हैं हम, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। अभी ये चीज़ पहले भी बताई थी मैंने, पिछला लेसन कंप्लीट किया था तब, कि जो सूरज है वो ही पूरे जितना भी हमारा सौरमंडल है उसका मुखिया है, और उसी से सारे ग्रह हैं या फिर उपग्रह हैं, सारे के सारे रोशनी किससे प्राप्त करते हैं? सूरज से रोशनी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी भी सूरज से ही रोशनी प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। जो पृथ्वी का आकार है वो बिल्कुल गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग होता है उसमें क्या होता है, या सूरज से दूर होता है, पीछे का भाग है उसमें रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन या रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर ये पृथ्वी गोल है, तो ये भाग है, ये भाग में यहाँ पर दिन होगी, पीछे के भाग में क्या होगी? रात होगी। और इनको जो डिवाइडेशन करता है, ये जो लाइन है या अक्ष है या देशांतर है, इसको हम कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। समझ में आ गया कि प्रदीप्त वृत्त कहते हैं जो रेखा दिन और रात को डिवाइडेशन करती है, उसे हम प्रदीप्तीय वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ये 24 घंटे में घूमती है। एग्जैक्ट 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। कितने? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। लेकिन एनसीईआरटी में लगभग ये दे रखा है, तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। जो घूर्णन का समय काल है उसको पृथ्वी दिन कहते हैं, और यह पृथ्वी की दैनिक गति। दैनिक का मतलब रोज का। तो अब एक चीज़ क्वेश्चन आया, इसमें समझ में आया कि दैनिक गति किसके कारण होती है, या फिर पृथ्वी का दिन होती हैं जो क्रियाएं वो किस चीज़ की वजह से होती है, कौन सी पृथ्वी की गति के कारण होती है। तो आपको उत्तर देना है सीधा घूर्णन के कारण। क्वेश्चन आएगा कि दिन रात का बनना। दैनिक गति का मतलब दिन रात बन रहे, तो दिन रात किसके कारण बनते हैं? तो घूर्णन के कारण। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते उसके कारण ही दिन रात बनते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम, आगे देखते हैं। अब पृथ्वी लिख रहा है अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, तुम्हें खुद को सोचना है। चलो मैं बता देता हूँ कि ये पूरी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर इस हिस्से में दिन है, इस हिस्से में रात है। समझ में आ गया? अगर ये घूमेगी नहीं तो क्या होगा? ये हिस्सा हमेशा दिन रहेगा और ये हमेशा रात रहेगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी कि लोग रह नहीं पाएंगे, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी कि लोग रह नहीं पाएंगे। मतलब जीवन जीने के अनुकूल नहीं रह पाएगी। समझ में आ गया? आगे देखो, एक और है, क्या आप जानते हैं, जो हमारे एक प्राचीन खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी है वो गोल है और वो सूरज के चारों तरफ
चक्कर लगाती है और खुद अपने अक्ष पर घूमती है। ये हमारे टाइम पे अभी बाद में चीज़ें हुई है, गैलीलियो वगैरह हैं जो यूरोप के, उन्होंने बाद में बताई। ये हमारे प्राचीन शताब्दियों पहले ही बता दिया गया था, लेकिन इसकी हमारे लोगों की एक आदत है कि हमारे लोग हैं वो पुष्टि नहीं कर पाते या फिर ज्ञान को अपने पास रख लेते हैं। तो उन्होंने भी अपने पास में ही रखा, उसको पूरी दुनिया में ज्ञान को फैलाया नहीं, जिसके कारण ही कहते हैं कि यूरोप में वहाँ से खोज हुई, यहाँ से हुई, उन्होंने बताया, इन्होंने बताया, जबकि ये आर्यभट्ट साहब ने पहले ही बता दिया था। ठीक है, आगे देखो। तो अब ये तो चीज़ें हुई घूर्णन के बारे में। अब सेकंड गति के बारे में आ जाते हैं। उसका नाम है परिक्रमण। जो सेकंड है उसको कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण किसे कहते हैं? दूसरी गति है वो परिक्रमण है, वो सूरज के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने को ही हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। तो ये परिक्रमण कितने समय में करती है? 365 दिन में। कितने समय में करती है? 365 में। जनरली हम एक साल 365 दिन का होता है, 365 दिन में करती है, लेकिन एग्जैक्ट 365 दिन नहीं होते। 365.1/4 का मतलब है कि 365 दिन और 6 घंटे में करती है। 365 दिन और 6 घंटे। अब ये जो 6 घंटे होते हैं इनका क्या करते हैं? तो साल भर तो हमारा 365 का बनता है, तो इनका क्या करते हैं उसके बारे में बता देते हैं कि हर साल 6 घंटे बढ़ते हैं। कितने घंटे बढ़ते हैं? 6 घंटे बढ़े। दूसरी साल 6 घंटे बढ़े, तीसरी 6 घंटे बढ़े, चौथी भी 6 घंटे बढ़े, टोटल हो गए 24 घंटे। अब 4 साल में एक दिन बढ़ गया, तो हम एक दिन का क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? हम एक जोड़ देंगे, 365 की जगह 366 कर देंगे और उसे हम बना देंगे लीप वर्ष। क्या बना देंगे? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या होगा? जो फरवरी होगी उसको हम 29 दिन की कर देंगे। कितने दिन की कर देंगे? 29 दिन की। जनरली फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन 4 साल में वो 6 घंटे बढ़ते हैं हर साल, इसके कारण एक दिन बढ़ जाता है। उसको हम काउंटिंग के लिए या फिर हमारी गणना के लिए हम एक दिन में कन्वर्ट कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। समझ में आ गया? आगे देखो, 4 वर्षों में ये बता दिया था, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 6 घंटे मिलकर एक दिन बनाते हैं, उसके बाद में 24 घंटे के बराबर हो जाता है, तो हम फरवरी में उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी लिख रहा है कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि लीप वर्ष का किस तरीके से पता लगाते हैं। तो ये जो संख्या है, जो भी साल है, उसमें हम अगर 4 का भाग दे रहे हैं और बराबर जाता है तो वो लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अगर उसका भाग बराबर नहीं जाएगा तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो 2020 लीप वर्ष है, 2024 लीप वर्ष है, 2028 लीप वर्ष है। जिस संख्या में 4 का भाग जा रहा है वो सारी लीप वर्ष होंगी। ठीक है, आगे देखो। चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब दीर्घ वृत्ताकार देख लेते हैं। ये बिल्कुल दिख रहा है आपको कि इस तरीके से जो चक्कर लगाती है इसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ। ठीक है, तो ये आपको दिख ही रहा है। आगे देखो, सामान्यतः एक वर्ष में सर्दी होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बसंत होती है और शरद होती है। ये 4 ऋतुओं में बांटा गया है। एक साल को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। अब ये जो ऋतु परिवर्तन होता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी की परिक्रमण के कारण। किसके कारण होता है? परिक्रमण। जो सूरज की परिक्रमा करती है उसके कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। समझ में आ गया? आगे देखो, अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। चित्र 3.3 में आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूरज की तरफ झुका हुआ है। अब इसको हम पढ़ने से ज़्यादा इसको डिटेल में जाएंगे इसको, और डिटेल में इसको देखेंगे हम और कवर करेंगे। पहले हम सीधा चित्र पे आ जाते हैं और चित्र के बारे में देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो पृथ्वी घूमती है ये किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये इसकी घूमने की क्रिया है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। आगे देखो, अब हम देख लेते हैं पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है। दिख रहा है? इस तरीके से झुकी हुई है। इस तरीके से कितने? 23.5 पे। तो इधर उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिण ध्रुव है, इतनी झुकी हुई है। दिख गया? अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तरी अयनांत क्या होता है। तो 21 जून को इस सिचुएशन होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर एक रेखा खिंची हुई है। देखो बिल्कुल सीधी। यहाँ पर ये देखो ईद खिंची हुई है। इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया? और ये जो बीच बीच में खिंची हुई है, तो इस हिस्से में प्रकाश है। इधर प्रकाश है, इधर प्रकाश नहीं है। इधर दिन है, इधर रात है। ये रोज चलता है, रोज चलता है। जब घूर्णन होगा पृथ्वी का तो ये रोज चलेगा, और जब परिक्रमा करेगी तो इस सिचुएशन में यहाँ पे खड़ी हो जाती है। उसको उत्तरायणांत कहते हैं। तो अब ये देखो कि यहाँ से अगर इस तरीके से देखेंगे, हम इस तरीके से देख रहे हैं, हम इस तरीके से देखो, यहाँ हमारी ये रेखा है, ये है
विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा। लेकिन सूरज हमारा चमक रहा है कर्क रेखा पर। किस पर चमक रहा है? कर्क रेखा। जो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, इस तरीके से हमारी कुछ रेखाओं के बारे में देख लेते हैं। पहले मैं तुम्हें ये चीज़ें बता देता हूँ, उसके बारे में बाद में डिटेल बताऊँगा। देखो, ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, विषुवत वृत्त है। यह 23.5 डिग्री कर्क रेखा है उत्तर में, ये 66.5 डिग्री है। यहाँ नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 66.5 डिग्री। ये समझ में आ गया। ये चारों डिग्रियों के बारे में पता चल गया। ये विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, ठीक है। अब ये देखो ऊपर का, इसको गोले को हम काट लेते हैं। ऊपर को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का मतलब ऊपर का आधा गोला, और नीचे को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, नीचे का आधा गोला। समझ में आ गया। अब देखो डिटेल में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि ये चीज़ें हमारी, ये देशांतर है, ठीक है। ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर सूरज का प्रकाश इस तरीके से पड़ रहा है। ये हमारी विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है। तो सूरज है, ये कर्क रेखा पर चमक रहा है। अब कर्क रेखा पर चमक रहा है तो ये हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ से देखो, तो ये हिस्से में ज़्यादा क्या रहेगी? सूरज का प्रकाश ज़्यादा रहेगा, और नीचे वाले हिस्से में कम रहेगा। दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर ये सीधा चमक रहा है, ठीक है। तो ऊपर ये जो ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर क्या रहेगा? दिन। ये चारों तरफ घूमने के बावजूद भी यहाँ पर हमेशा दिन रहेगा, क्योंकि सूरज की किरणें तिरछी पड़ेगी। और ये हमारा हिस्सा है, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर अंधेरा पड़ रहा है, क्योंकि इधर इधर, तो यहाँ पर तो दिन है हमेशा। तो 6 महीने का यहाँ पर क्या रहेगा? दिन। और यहाँ पर 6 महीने की क्या रहेगी? रात। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको देख रहे होगे, ये लाइन खिंचरी हुई है, ये लाइन पे ये दिख भी रहा होगा कि प्रकाश कहाँ पर पड़ रहा है। यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर प्रकाश है। तो उत्तर अयनांत 21 जून की जो सिचुएशन होती है, वहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव है, वहाँ पर 6 महीने का दिन रहेगा, और जो दक्षिण ध्रुव रहेगा वहाँ पर 6 महीने की रात रहेगी, क्योंकि ये घूमेगी, उसके बाद में सेम सिचुएशन रहेगी। आगे समझ में? तो जो ऊपर का हिस्सा है, ये चमकता कहाँ पर है इस सिचुएशन में? कर्क रेखा पर। उत्तरी अयनांत में सूरज चमकता है कर्क रेखा पर। और जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी। क्या होगी? गर्मी। और दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? सर्दी। क्या होगी? सर्दी। अब ये 2-3 पॉइंट है कि जो सूरज चमकेगा ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन रहेंगे, दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ऊपर के आधे गोले में गर्मी रहेगी, नीचे के आधे गोले में सर्दी रहेगी। ये सिचुएशन कब होती है? 21 जून को। तो इसको क्या कहते हैं हम? उत्तरी अयनांत। समझ में आ गया। अब इसके ठीक उल्टा रहेगी 6 महीने बाद, एग्जैक्ट 6 महीने बाद में सिचुएशन रहेगी 22 दिसंबर। कब रहेगी? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे कैसे आ जाएगा? तो सूरज इधर, पहले सूरज इधर है पूरब में, अब सूरज पश्चिम में आ जाएगा। अब पश्चिम में आ जाएगा तो ये हिस्से में हो जाएगी, तो सेम ये हिस्सा हो जाएगा। तो क्या होगा फिर? जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में देख रहा है, ये दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर सूरज का बिल्कुल प्रकाश पड़ रहा है, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सूरज का प्रकाश नहीं पड़ रहा। तो जो ये सिचुएशन हुई, यहाँ पे हमेशा 6 महीने का दिन रहेगा, और यहाँ पर 6 महीने की रात रहेगी। अब ये क्षेत्र है, अब सूरज कहाँ चमकेगा? नीचे मकर रेखा पर। सूरज कहाँ चमक रहा है? मकर रेखा पर। इसमें सूरज कहाँ चमक रहा था? कर्क रेखा पर। यहाँ पर कहाँ चमक रहा है? मकर रेखा पर। और जब मकर रेखा पर सूरज चमकेगा, तो जो नीचे का हिस्सा है, वहाँ पर क्या रहेगी? गर्मी। या दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी? गर्मी। और उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी? सर्दी। ये सिचुएशन होती है 22 दिसंबर की। ये सिचुएशन कब होगी? 22 दिसंबर की। और इसे कहते हैं हम दक्षिणी अयनांत। समझ में आ गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे इसके बारे में, कि ये 2 से 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में। अब ये थोड़ी सी पृथ्वी झुकी हुई है, जिसके कारण ये सिचुएशन हो रही है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी झुकी हुई है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश सीधा पड़ रहा है, झुकी हुई पे नहीं पड़ रहा। कि एक तो यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा, इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा अगर यहाँ सूरज चमकेगा तो, और यहाँ पर अगर इधर चमकेगा तो यहाँ पर ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा, क्योंकि ये झुकी हुई है। लेकिन अगर इधर से सीधा प्रकाश पड़ेगा, बीचों बीच में पड़ेगा, तो क्या होगा? बराबर होगा। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो दिन रात होते हैं वो बराबर होते हैं। कारण है कि सूरज है वो बिल्कुल भूमध्य रेखा पर चमकता है, या विषुवत वृत्त पर, या 0 डिग्री पर चमकता है। और यहाँ पर कौन सी पे चमक रहा था? कर्क रेखा पर। यहाँ पर कौन सी पे चमक रहा है? मकर रेखा पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सी पे चमक रहा है? विषुवत वृत्त पर। तो अब एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ये देखो, ये विषुवत वृत्त है, यहाँ पर भूमध्य रेखा 0 डिग्री,
ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर में, ये मकर रेखा, ठीक है। तो ये 21 जून को सूरज चमक रहा है इस पर, 21 जून को किस पे चमक रहा है, कर्क रेखा पर, ठीक है। और 22 दिसंबर को चमक रहा है मकर रेखा पर, 22 दिसंबर को किस पे चमक रहा है, मकर रेखा पर। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज कहाँ चमकेगा, भूमध्य रेखा पर, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहाँ पर जब चमकेगा तो दोनों साइड दिन रात बराबर होंगी, समझ में आ गया। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में हम थोड़ा सा और डिटेल में आ जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है 21 मार्च की और 23 सितंबर की, जब सूरज दोनों जगह बिल्कुल बराबर चमकता है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं, विषुव। समझ में आ गया, इस सिचुएशन को हम कहेंगे विषुव, ठीक है। उसके अलावा एक सिचुएशन और है, अगर 21 मार्च को अगर सूरज चमक रहा है तो जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर तो रहेगी बसंत ऋतु, और जो नीचे का हिस्सा है दक्षिणी ध्रुव, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, वहाँ पर रहेगी शरद ऋतु। 21 मार्च की वक्त की बात बता देता हूँ। 21 मार्च को क्या होगा, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें रहेगी बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी शरद ऋतु। समझ में आ गया। इसके ठीक उल्टा 23 सितंबर को क्या होगा, जो उत्तरी गोलार्ध वहाँ पर शरद होगी और दक्षिणी गोलार्ध में होगी बसंत। तो ये तो इसका चैप्टर था, इसमें ये चीज़ें थी, इसमें और कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे डिटेल से देख लेते हैं। इसमें ये चीज़ें मैंने बताई दी। आगे देखो, उत्तर अयनांत के बारे में मैंने बता दिया था, 21 जून को होता है, 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को मैंने बताया था विषुव होता है। क्या होता है, विषुव कहते हैं। इस पर सूरज बिल्कुल भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर चमकता है। दोबारा एक बार हम दोबारा डिटेल से बता देता हूँ, तुम्हें भी देखना है कि ये देखो, ये बना हुआ है यहाँ पर उत्तर अयनांत वाली सिचुएशन, तो यहाँ पर कर्क रेखा पर चमकेगा। कहाँ पर सूरज कहाँ पर चमकेगा, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री है। अब दक्षिण अयनांत वाली होगी तो दक्षिण अयनांत पर सूरज चमकेगा मकर रेखा पर। कब चमकेगा, मकर रेखा पर। ये सिचुएशन होगी 22 दिसंबर की, ये होगी 21 जून की, ठीक है। ये सिचुएशन। अब देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज चमकेगा भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर को कहाँ चमकेगा, भूमध्य रेखा पर, जिसके कारण दिन रात कैसे होंगे, बराबर होंगे। दिन रात क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और इस सिचुएशन को विषुव कहते हैं हम। आगे देखो, 23 सितंबर को ये बता ही दिया था, उस 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद होगी और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होगी। इसके 21 मार्च को ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सूरज बिल्कुल भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त पर चमक रहा है, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो घूर्णन के कारण किसका परिवर्तन होता है, दिन रात का। घूर्णन से क्या होता है, जो पृथ्वी घूमती है उससे दिन रात बनते हैं, और जो परिक्रमा करती है उससे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं, इनको तुम्हें याद रखना है बिल्कुल। और एक ये जो मैंने मैप बताया था, जैसे जैसे मैं वीडियो करवाया था, मैंने जो चीज़ लिखवाई थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हो। ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में ज़्यादा लंबा तो था नहीं, लेकिन फिर भी इसको जितना 6 लेवल का स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा ही पढ़ाया है। अगर फिर भी अगर किसी को कुछ कमी लगी है तो मैं इसको दोबारा, और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। तो ठीक है, धन्यवाद।